एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभी CSIR नेट का जो एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2020 उनके बी पार्ट एंड सी पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बट उनका सारा सोल्यूशन कराने वाली हूँ मैं अभी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और उनका सोल्यूशन क्या होगा। लगभग हम यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन बी पार्ट एंड सी पार्ट से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले ना इनऑर्गेनिक, जितना इनऑर्गेनिक से मुझे याद है क्वेश्चन और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा है, तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद फिर फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कुछ क्वेश्चन, तो स्टार्ट करती हूँ। देखो, ऑर्गेनोमेट्रिक से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था और मैंने बहुत सारे ऑर्गेनोमेट्रिक से क्वेश्चन जो है वो अपने फर्स्ट पार्ट में भी करा दिया है ना, कल ही डाल दिया था वीडियो जिसमें ऑर्गेनोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले में डाउट हो रहा था, तो वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगी। देखो, यहाँ से ऑर्गेनोमेट्रिक का एक क्वेश्चन था, क्लस्टर दे रखा था उन्होंने। क्लस्टर दे रखा था, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, मतलब फेमस ऐसे ना 2-3 बार आ चुका है पेपर में। तो देखो, उन्होंने आयरन का क्लस्टर दिया था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर देनी है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे उसने कंपाउंड क्या दे रखा था, फेरस का कंपाउंड था, कार्बन हुआ था और यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड्स उन्होंने डाला था। ठीक है, इस क्लस्टर का नाम पूछ रहा था, मैं जियोमेट्री पूछ रहा था कि क्या जियोमेट्री होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आयरन न्यूट्रल मेटल मेथड से जाऊँ, अगर मैं न्यूट्रल एटम मेथड जो होता है उससे जाऊँ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे आयरन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने आयरन है, 4 आयरन, यानी 4 आयरन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 4 आयरन और 8 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही क्लस्टर में कार्बन है। कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 4। CO ग्रुप है, एक CO ग्रुप कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2। यहाँ पे कितने हैं, 12 है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 24। आप इसे काउंट कीजिए, काउंट करने से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है 62 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 62 इलेक्ट्रॉन है सिस्टम है ना, 62 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसका ना एक ट्रिक है, मतलब सारा आपने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, उसके बाद डायरेक्ट उनके स्ट्रक्चर पता चल जाता है। जैसे 64 इलेक्ट्रॉन आता है तो स्क्वायर हो जाता है आपका, स्क्वायर प्लेनर ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका ऐसे बनना है। तो इसका आंसर आ जाना है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन था साइटोक्रोम से रिलेटेड, बायो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड था। इसका वीडियो मुझे कल ही डालना है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने सारा कैटालिटिक साइकिल जो है ना साइटोक्रोम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका पूरे साइकिल को एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर लेना। क्वेश्चन ये था कि जब कैटालिटिक का रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन होता है, साइटोक्रोम P450 का, तो वहाँ पे एक टाइम पे ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ था उसने। तो ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो किसके कारण होता है, फिर स्टेटमेंट बना के दिया था क्वेश्चन में। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। किसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो ये स्टेप है, तब ये फॉर्मेशन होती है ना। तो इसका जो आंसर आना था वो है ये वाला स्टेटमेंट। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक साइकिल बना करके आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन था पेयर इन विच बोथ सो LMCT। व्हाट इज द LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने 2 टाइप का पढ़ा है, एक MLCT और एक LMCT। तो LMCT में क्या होना चाहिए, लिगेंड से मेटल को जा रहा है, तो मेटल को जा रहा है मतलब मेटल के पास ज़्यादा वैकेंट साइड होना चाहिए, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही जो लिगेंड है, 2 ही चीज़ तो चेक करते हैं ना ज़्यादातर हम, कि मेटल जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और साथ ही जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, मतलब पाई डोनर लिगेंड होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा, मुझे याद है जो भी ऑप्शन दिया था उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म होने वाले थे, क्योंकि वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड दे दिया था। यहाँ पे बस ये है, ये 2 लिगेंड है जो कैसा होता है, पाई डोनर लिगेंड है, राइट, पाई डोनर। तो ये तो एक डोनर लिगेंड है, इसे यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है। ऊपर से इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मेटल एटम का, वो अच्छा है, मतलब ठीक, +3 यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल का सही है, और साथ ही हमारे पास जो लिगेंड है वो कैसा है, पाई डोनर है। तो ये ही जो है ऑप्शन में वो आ जाएगा आपका, जो क्या करता है, LMCT शो करता है। तो ये आंसर नोट कर लो, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्सेस है, एक आयरन का कॉम्प्लेक्सेस और एक टेल्यूरियम का कॉम्प्लेक्सेस है। फिर एक क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक कर दिया था, एक्चुअली मेरे जो स्टूडेंट ने बताया था ना, उसने दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, तो मैं उसके हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आंसर दे दी थी। कितना दे दिया था मैंने, 2 आंसर आएगा करके, लेकिन जो एक्चुअल उसका जो क्वेश्चन है वो आज मुझे मिला है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो उसने ये लिखा है कि ये कॉम्प्लेक्स था। तो अगर कॉम्प्लेक्स ये है तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा कि देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में करें तो कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, यहाँ पे लिगेंड डिफरेंट हो गया है ना, तो यहाँ पे लिगेंड है मेरे पास कैसा, रोडियम
मतलब उसको चेंज कर लो आप पहले। यहाँ पे अब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो कैसा बन रहा है, मेटल के साथ A3 B2 एंड C टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैंने जो सॉल्व कराया है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स लेके सॉल्व करा दिया है Ma4 B2 BC, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा था। तो है क्वेश्चन ये एक्चुअल में, तो ये क्वेश्चन अगर है तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलने हैं आपके 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर इसका मिलेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी है तो कुछ ऐसा बनेगा। रोडियम सबसे पहले हमने क्या कर देनी है, सीस में रख देना है ना। रोडियम है, ये जो A3 है A3, और अपनी कर देना है क्या, B, यहाँ पे B, और इस एक इसमें C, तो एक ये हो जाना है ऑक्टाहेड्रल में। सेकेंड रोडियम की बात करें, सेकेंड में क्या करते हो, बी को ट्रांस मिला देते हैं, ये A और यहाँ से C A ट्रांस मिला लिया, 2 तो बन गया। तीसरा ऐसा भी होगा ना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग ही होंगे, जैसे ये B है और B तो C इसमें है, ठीक है, लेकिन जो A है ना, यहाँ पे जो C है वो B के ट्रांस में रख दो, यहाँ पे C को B के ट्रांस में रख दो, बाकी जगह पे A से फुलफिल कर लो ऐसे। तो इसके 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनने हैं, तो आंसर होगा इसका क्या, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ये कॉम्प्लेक्स। फिर क्वेश्चन था बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो इस बार का क्वेश्चन आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टफ थे? ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट बहुत इजी भी नहीं था, इसलिए कट ऑफ तो कम ही जाएगा। तो जितने ने अच्छे से किया है और बिल्कुल माइनस मार्किंग नहीं की है तो खुश हो जाइए, क्योंकि उनका तो LS पक्का है और JRF तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन थे वो बहुत टफ नहीं था, एक्चुअली थोड़ा लॉजिकल था और थोड़ा स्टेप्स उठा के दिया था, बहुत बेसिक से नहीं आया था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बोला है कि बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किसके साथ बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब किसके साथ, मायोग्लोबिन के साथ। मायोग्लोबिन के साथ जब बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो किसका MO किसके साथ होता है। तो अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ा है और आपको बेसिक नॉलेज है इन दोनों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और आयरन के बारे में, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बन जाना था। अब कैसे, देखो सबसे पहले क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कौन कौन सा ऑर्बिटल है, MO ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट करता है, ऐसा क्वेश्चन था। MO ऑर्बिटल कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा इन दोनों के बाउंडिंग में। तो MO ऑर्बिटल की बात करूँ मैं, तो आपने इतना तो पता है ना कि जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब लिगेंड्स को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लेनी है। तो आपने पता है ये कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके पास वेकेंट क्या है, हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल ही होते हैं। जब आप एमो डायग्राम पढ़ते हो ऑक्सीजन का, तो बहुत सबको पता है ना, ऑक्सीजन का एमो डायग्राम पढ़ते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, अनपेड होते हैं, और खाली जो होता है वो हमारा पाई स्टार होता है, जो लो लाइन होता है, तो इसी में वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका तो पाई स्टार होगा। अब आती बात किसकी, Fe की, कि Fe क्या होगा। तो Fe में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना था ट्रिक वे में, कि Fe जो है वो जब मायोग्लोबिन से जुड़ता है तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, टोटल 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है तो मतलब ये क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर इसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना लिया तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबको पता है क्या होता है, T2G नीचे और Eg ऊपर। अब होता क्या है कि ये जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब आयरन के पास है कितना, 6, सारे इसमें आ गए हैं, तो बचा क्या ये ना। तो पार्टिसिपेट में कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्वियस इजी वाला, और इजी में क्या होता है, या तो dz² या dx²y²। तो ऑप्शन में तो एक ही दे रखा था ना, dz² वाला, तो इसका कॉम्बिनेशन को ले लेना था। तो इसका आंसर आ जाना था, आंसर क्या आ जाता है इसका, पाई स्टार किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, रिएक्ट विच dz² ऑर्बिटल ऑफ Fe एटम। तो ये है इसका आंसर है विथ सॉल्यूशन। फिर एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर तीसरे साल में आ जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर। इसमें क्या था, आयोडीन इज अ वॉयलेट इन अ, कलर को बता रहा था, वॉयलेट कलर है सॉलिड एंड गैसेस फेस इन एथेनॉल, ठीक है, फिर ब्राउन कलर हो जाता है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो क्वेश्चन ऐसा था। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि जब आयोडीन का भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हो, तो आयोडीन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखेंगे तो उनमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उनमें इंटरेक्शन होता है किसके, इसमें सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो इसका आंसर ये आ जाना था कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इंटरेक्शन के कारण भी इसका कलर होता है, और साथ ही इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये शो करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, ये मुझे याद नहीं अच्छे से कि नंबरिंग क्या थी इनकी, तो आंसर आप देख लेना, ये 2 आंसर आने हैं।
उसमें आर करके था ना कि क्या क्या स्टेटमेंट सही है, तो उसमें 2 आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। पूरे 50 to 60 क्वेश्चन हमें करनी है और 50 से 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेगा विद सॉल्यूशन। तो लास्ट तक देखो वीडियो को, और जो भी चीज़ में डाउट है ना तो वो मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि इसमें क्या होगा। और रिलेटेड वीडियोस भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप चेक कर सकते हो। साथ ही मेरा वेबसाइट भी है, ठीक है, www.svchemistry.in, तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, सारे वीडियो एक साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा था, आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाले चैप्टर से है। इसमें लिखा गया था क्या, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ए क्रोमियम दिस कॉम्प्लेक्सेस एंड दिस। 2 कॉम्प्लेक्सेस बना के दिया था उन्होंने, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस था और क्रोमियम का था, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस दिया था, उन्होंने कहा था एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन क्या होगा। तो कहाँ से है क्वेश्चन, ऑर्गल डायग्राम, जो आप ऑर्गल डायग्राम पढ़ते हैं ना, इसमें पहले टर्म सिंबल निकालते हैं, टर्म सिंबल निकालने के बाद उसको डिवाइड करके फिर उसके बाद ऑर्गल डायग्राम से ये मूव करता है ना। तो देखो ये वाला जो है आपका क्रोमियम, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी क्रोमियम कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये भी क्या है, D3 सिस्टम है और ये भी क्या है आपका D3 सिस्टम। अगर आप टर्म सिंबल निकालने जाते हो तो टर्म सिंबल में क्या हो जाएगा, सीधे से ट्रिक है ना टर्म सिंबल का, कौन सा वाला है ये 4F वाला होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 4F, यही वाला होगा ना। ऐसे आपने बनाना होता है ना, सीधे से ट्रिकी वे में मैं ये सिखाई हूँ कि कैसे हम टर्म सिंबल को बहुत शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। D1 सिस्टम है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका 6S हो जाएगा। उसके बाद इधर 4 लिखो, 4, 3 एंड 2, ये सब स्पीड मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट निकल जाता है, ये ट्रिक है उसका। फिर इधर से 5 लिख दिया, 4, 3 एंड 2। अब होता क्या है, यहाँ पे होता है आपका D, यहाँ पे F, फिर से D, फिर F के बाद ये तो S वाला है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, सॉरी ये तो S वाला यहाँ पे लिख दिया है मैंने, S वाला, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है D, यार F एंड D। तो ये ट्रिक्स था ना, तो ट्रिक से पता चल रहा है कि D3 सिस्टम है, तो कहाँ से आ जाएंगे ये F वाले से। और जब F ऑर्बिटल को हम स्प्लिट करवाते थे, तो स्प्लिट कराने से क्या होते थे, 3 डिवाइड होगा, एक A2G होगा, E1G होगा, E2G होगा। इसके साथ ही इसमें और क्या आ जाते हैं, P वाले आ जाते थे ना। तो जब ट्रांजिशन देखते हैं स्पेक्ट्रा इसका, तो इसमें भी 3 ही आएगा और इसका भी 3 आएगा। तो आंसर में दे रखा था 3, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 ट्रांजिशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन आया था किसका, कीमो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। कीमो एब्जॉर्प्शन है क्या करके, तो एक्चुअली देखो कीमो एब्जॉर्प्शन होता क्या है, जब एब्जॉर्प्शन होता है, इस टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस पर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो ऑप्शन तो था ही, लेकिन फिर बाकी को कैसे रॉन्ग कर सकते थे आप। देखो अगर उसमें केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। और बिल्कुल इसके ऑप्शन में क्या दे रखा था, सबसे पहला तो ऑप्शन दे रखा था ये मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन है, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग था कि मल्टीलेयर नहीं होता। सेकेंड उसने दे रखा था कि प्रोसेस इज द रिवर्सिबल। तो यार जब आपको पता है कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल होगा, नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है ना। तो इससे रिगार्डेड 2 है जो नोट कर लो आप। एक तो ये मैकेनिज्म जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और सेकेंड चीज़ ये कि ये कैसा होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। वैसे आंसर आपको यही करना था, ये तो था ही नहीं, इसके जगह में तो उसने रिवर्सिबल दे दिया था। तो इसका आंसर ये है कि आंसर में टिक करना था, पर मैं एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इससे भी हमें क्वेश्चन को जो गलत आंसर है उसको कट करने में हेल्प मिल जाता। फिर क्वेश्चन आया था एक्टिनोइड से। एक्टिनोइड से उन्होंने पूछ रखा था, उन्होंने ऑप्शन दे रखा था, और ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा था कि कौन सा पेयर है जो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले तो आपको एक तो पता ही है, एक्टिनम तो पता ही है कि वो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है ना। ये जो एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे मतलब एकदम मेमोराइज वाले आते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। आपने अगर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना, सिर्फ पीरियोडिक टेबल देखा, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लिया, उनके कलर्स प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वहीं से क्वेश्चन आते रहता है। तो हर बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एफ ब्लॉक से आते हैं वो डायरेक्ट नंबर देते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो छोटा सा चैप्टर है, 1 आवर्स में हमारी प्रिपरेशन हो जाती है और वहाँ से हमको नंबर्स भी मिल जाता है। इसका आंसर आना था क्या, एक तो एक्टिनम है, एक ये, तो ये पेयर बना के दिया था, तो यही आंसर इसका सही। तो 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो रहे थे क्योंकि दोनों में ये नहीं दिया था। इसके साथ ही नियोबियम जो है वो भी शो करता है क्या, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी याद रख लो। तो ये हो जाता है आपका एफ ब्लॉक में कैसा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ से क्वेश्चन था।
मैंने पूरे ऑर्गेनोमेट्रिक, सारा ऑर्गेनोमेट्रिक के लगभग 20 वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। उसे देखो, वन बाय वन देखो, उसको नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। इस बार ऑर्गेनोमेट्रिक से लगभग 30 नंबर्स के क्वेश्चन आए थे और उसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा है वीडियो में। तो उससे क्या है, फ्री में आपको हेल्प तो हो रही थी ना, तो उसको आप देखो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही आई बटन को भी क्लिक करके आप जा सकते हो वीडियो में, तो वहाँ से देखिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का एक कॉम्प्लेक्सेस था। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस? उसने 2 कॉम्प्लेक्सेस दे रखा था, कोबाल्ट कार्बोनेट की, और फिर रिएक्शन करा रहा था। तो पहले तो हमें पहचानना था ये रिएक्शन है कैसा। तो कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला रिएक्शन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला है, दिख रहा है। बाद में देखो चेंज कर दिया है ना, पहले वाले में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, बाद में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब। और फिर जब प्रोडक्ट बना है तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें +2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इस रिएक्शन में। अब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इस रिएक्शन में। पहले तो आपको अगर हड़बड़ी होगी ना आंसर देखने की, तो आंसर आएगा ये वाला कि वेरी स्लो होगा किसमें, NH3 में। लेकिन जिस बच्चे को सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन बहुत जल्दी ईजी अवेलेबल नहीं होता, तो उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो ये जो रिएक्शन है वो बिलोंग्स करता है कहाँ से? ये रिएक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ये कौन सा वाला है? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। क्यों, कैसे पता चला मुझे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है? क्योंकि जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म होता है उसमें एक तो ब्रिज लिगेंड होता है, पता है, हम पढ़ते हैं बार बार कि इसमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट ही होता है, फिर एक इनर्ट होता है, दूसरा लबाइल होता है। तो वो सब चीज़ें इसमें था नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है। अब जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है वो भी किन के बीच हो रहा है? तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इस केसेस में हो रहा है किसके बीच? एक तो ये है कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब D7 सिस्टम, और D7 सिस्टम है तो ये क्या होगा? हाई स्पीड। उसके बाद इसकी बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो जाता है आपका D6 सिस्टम। अब होता क्या है, D7 एंड D6 सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है। क्लियर है इतना? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई पाई डोनर लिगेंड होगा या पाई सेप्टर लिगेंड होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, तो रिएक्शन बहुत फास्टर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है? ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड है। तो ड्यू टू अमोनिया सिग्मा डोनर लिगेंड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन में था ये, इसलिए इसका आंसर आ जाना था क्या? वेरी स्लो इन NH3। रिएक्शन मैकेनिज्म के एक प्रॉपर वीडियो बनेगा जो आप देखिएगा, मैं बनाऊंगी नेक्स्ट उसमें ही। तो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ना जितने भी टफ वाले क्वेश्चन होते हैं जो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म से आता है, उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर था एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिक टेबल से ही था। क्या है आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज द करेक्ट। अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फिर उसने स्टेटमेंट बना के दे रखा था, 4 ऑप्शन थे, इज एन आर, ज़्यादा से मतलब एक से ज़्यादा आंसर उसमें सही था। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि CSIR का ही वो कर रहे हो, प्रिपरेशन तो बनाओगे। ये तो सिंपल है कि ये जो है वो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड है, और ये तो इसके मतलब ऐसे देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट जाने से क्या होता है? बढ़ते जाता है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के में इसका जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अब बात करें इसकी, तो इसके केस में तो वो लगाना ही नहीं था सीधे से। ये कौन से फैमिली का है? बोरॉन फैमिली का। और ये कौन से फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का ना। हाँ, सेलेनियम इज ऑक्सीजन फैमिली। तो हमें पता है कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर हो जाना था ये, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट थे जो राइट थे, तो उसको आपने राइट करना था। क्लियर है? फिर क्वेश्चन था क्या? हाई रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इन अ CO ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन विथ PPS3। मतलब ना उसने क्या किया था, अलग अलग, मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसने मेटल को चेंज किया था, उसके लिगेंड को चेंज किया था। मेटल अगर Mn ही रखा था तो उसने लिगेंड को चेंज किया था यहाँ पे। अच्छे से याद नहीं, ऑप्शन याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी इसका आंसर तो आप लोग नोट कर लो कि इसका आंसर है कि ये जो Mn का ये वाला कॉम्प्लेक्सेस है ना, इसमें जो CO है वो बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय PPS3। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन जिसमें डाउट्स हो या जो क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब मिलना चाहिए, ये सॉल्यूशन जानने में इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन के साथ कि मैम इसे एक्सप्लेन करो, तो मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13,
तो इसमें क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है और ये जो रिएक्शन है वो कहाँ का है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का ही है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म से आया है। तो इसका आंसर तो पहले देख लो आप लोग, इसका आंसर क्या आना है। आंसर ये होगा कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसकी भी ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब अब ब्रिजिंग लिगेंड जो कोबाल्ट के साथ था वो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में चला जाएगा। क्लोरीन जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड है तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, पहले आंसर देख लो। और जो कोबाल्ट है उसके सारे लिगेंड जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके थ्रू, मोटर मॉलिक्यूल के थ्रू। तो आंसर तो ये आना है कि कोबाल्ट जो है वो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस बना लेगा और क्रोमियम के पास ये जो ब्रिज लिगेंड है वो चला जाता है। तो आंसर तो ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में होता क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें करना क्या है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म जब होता है तो आपने एक चीज़ बस याद रखना है कि अगर पहले कोई कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, अगर कॉम्प्लेक्स इनर्ट है और आफ्टर रिएक्शन वो लेबाइल बन जा रहा है, पहले इनर्ट था आफ्टर रिएक्शन लेबाइल हो जा रहा है, तो श्योर है कि जो ब्रिज्ड लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड उसका ट्रांसफर हो जाएगा। जो ब्रिज लिगेंड है ना उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में चला जाएगा। बस इतना ही ट्रिक है और उसके थ्रू आपने बना देनी है। कैसे, यहाँ पे ना इसको चेक करो, जिसके पास ब्रिज लिगेंड है, इसके पास तो कोई ब्रिज लिगेंड नहीं है तो मुझे तो चेक इसी को करना था बस। तो इसको चेक करो, इसके पास क्या है, ब्रिज लिगेंड है। तो पहले चेक करना है क्या कि ये इनर्ट है या लेबाइल है। तो कोबाल्ट का क्या दिया है मेरे पास, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब कि सिस्टम कौन सा है, D6 सिस्टम। अब D6 सिस्टम है, लो स्पिन है। कैसे पता चला लो स्पिन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा बिहेव करेगा। अब अमोनिया, कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अमोनिया भी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा वर्क कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, मतलब सारे के सारे लिगेंड जो है वो पेड हो गए हैं नीचे, ये हो जाता है आपका इनर्ट। ये कॉम्प्लेक्सेस कैसा है, इनर्ट। बट जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये है क्या, बेसिकली ये क्या रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होगा ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का आफ्टर रिएक्शन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं, मतलब अगर इसका +3 है तो अब इसका +3, इसका +3 है और इसका भी +3 है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो इसका +2 होना चाहिए, तो बाद में वो चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाते हैं। अब होगा क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना है +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D7 है, साथ ही ये हाई स्पिन है, क्योंकि अब तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो हाई स्पिन में जाता है, तो अब ये हाई स्पिन हो जाएगा। अब ये बन रहा है क्या, लेबाइल। तो इतना तो मुझे पता चल गया था, यहीं से ही पता चल गया था कि अगर ये लेबाइल बना रहा है, पहले इनर्ट था और बाद में लेबाइल बना रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसके पास जो ब्रिज लिगेंड है, क्लोरीन इज ए ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड का तो ट्रांसफर होना फिक्स था, तो वहीं से ऑप्शन में डिलीट हो जा रहे थे। मतलब इसका जो क्लोरीन है उठ के चला जाएगा किसके पास, इसके पास, तो क्लोरीन आ जाएगा इसके पास प्रोडक्ट में। अब कोई क्लोरीन चला गया तो उसका कोऑर्डिनेशन भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है, इसका अलग से भी जो बनेगा वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था क्या, ऑर्गेनोमेटलिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसमें क्या कर रहे थे, हमने क्या करना था, फेरोसिन दिया था, फेरोसिन की रिएक्शन करा रहा था H2SO4 से। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था कि रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक से है, इसका भी वीडियो है फेरोसिन वाले वीडियोज़ में, तो वहाँ से देख लीजिएगा इसको सोल्यूशन। फिर भी यहाँ पे करा रही हूँ मैं, ये जो Fe है ना, मतलब फेरोसिन बना लो पहले, ये फेरोसिन। अब फेरोसिन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये पता है आपको 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और फेरोसिन क्योंकि ये जो है ये 𝜂5 है, ये भी 𝜂5 है। अब जब इसकी रिएक्शन करा दी जाती है किससे, H2SO4 से। H2SO4 कराने का मतलब ये है कि ये क्या है, एसिड है, एसिड क्या होते हैं, H+ डोनर होते हैं, मतलब H+ डोनर करेगा। तो क्वेश्चन में बस यही था आंसर्स में कि क्या बनेगा प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियस जब ये H+ डोनेट करता है तो ये H+ किसी भी CP लिगेंड्स के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट जाता है कहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम के पास। तो रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट बनना है इसका क्या, Fe, ये हो जाएगा H। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 19 होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो देंगे ना इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन, तो 19 हो जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता रहे। तो आंसर आ जाना था ये, और ये बिल्कुल क्लियरली दिया था ऑप्शन में। तो इसका आंसर होगा ये कि जब भी फेरोसिन जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो जो एसिड आता है H+ आता है वो डायरेक्ट सेंट्रल मेटल एटम से जाके अटैच हो जाता है, साथ ही इस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा। फिर क्वेश्चन था क्या, एक्सिस वाला, आपके कहाँ से, इनर्ट गैस, ये नोबेल गैस जो बोलते हैं आप, नोबेल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था।
एक्जी आपको पता है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, लेकिन स्पेशली रिएक्शन करता है किसके साथ में, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है क्या, आपका एक्जी F6 दे रखा था, उसकी रिएक्शन कराते क्वार्ट्ज से, SiO2 से रिएक्शन करा रहे थे। तो फर्स्ट में तो इसका जो बनना है वो बन जाता है क्या, F4, ये बनेगा फर्स्ट वाला। इसमें इस टाइप के, एक जस्ट मिनट ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ, वही वाला जो वही प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो जब क्वार्ट्ज से रिएक्शन कराते हैं तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ये तो श्योर है। तो ये पूछ लेता ए कि एक्जी F6 जो है वो क्वार्ट्ज से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट ए बनता है, तो वो ए क्या है वो भी पूछा था, तो ये आपका ए निकल गया। फिर जो बना हुआ प्रोडक्ट है XeOF2, ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, XeO3। तो जब वो XeO3 के साथ रिएक्शन कर रहा था फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका आंसर आ जानी है O2F2, ये हो जाएगा आपका बी। डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको कोई भी बुक में ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है। फिर एक IUPAC वाला, तो कल जो वीडियो बनाया था पार्ट 1 वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये जो ग्रुप था बस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप था उसको यहाँ लगा दिया था, तो मैंने 3 लिखा था उसको। बाकी नॉमेनक्लेचर तो आपको पता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कर देनी है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड को नियरेस्ट हो, तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पर एथाइल है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से हमको करना क्या है, IUPAC में करते क्या है, हम पहले तो नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग का सीक्वेंस पता चल गया, सब्स्टिट्यूट को लिखना है। और हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर में जो मेन है उसको तो लास्ट में लिख देते हैं 1 इन करके। साइक्लोहेप्टेन है, 7 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोहेप्टेन लिखा, 1 इन, 1 पोजीशन पर इन ग्रुप है। इसके साथ सारे सब्स्टिट्यूट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं ना उसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो इथाइल पहले आएगा, तो इथाइल का पोजीशन के साथ उसको पहले लिख दिया। फिर मिथाइल आता है, तो डाईमिथाइल है यहाँ पे 4 पोजीशन पे, उसको लिखा। और फिर फर्स्ट पोजीशन पे आपका प्रोपाइल ग्रुप है, तो करके इसका IUPAC जो है वो क्लियर हो जाता है। यही क्वेश्चन था और यही आंसर है उसका। सेवनटीन क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन को अभी भी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम उसका आंसर बिल्कुल श्योर है ना, तो उसका आंसर श्योर है किसका, NMR स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। कौन सा कंपाउंड जो दे रखा था ना, ऑर्गेनोमेटलिक का NMR से रिलेटेड कंपाउंड दे रखा था, इधर से CP है और CP। तो इसका प्रोटॉन NMR पूछ रखा था उसने, प्रोटॉन NMR में क्या स्पेक्ट्रा मिलेगा इसका, ये पूछ रखा था। थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि इसका अभी भी कमेंट में मैंने पढ़ाया है, कुछ लोगों को डाउट है इसमें, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो क्लियर कर रही हूँ। तो इसका NMR स्पेक्ट्रा उसने पूछ रखा था, तो यार इसका एकदम श्योर है, इसका आंसर तो आनी है क्या, जब टेम्परेचर 30 था, 30 है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी तो क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्सोनैलिटी शो करेगा। तो फ्लक्सोनैलिटी शो करेगा तो यहाँ पे तो 2 पिक्स मिलेंगे, ओनली 2 पिक मिलेगा। और इसके बाद जब टेम्परेचर को कर देते हैं -80, तो उसमें फ्लैक्सोनैलिटी जो है वो हिंडर्ड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो मिलना है डाटा, कितने सिग्नल मिलने हैं, फिर वहाँ पे मिलेगा मुझे टोटल, उधर से तो 3 मिल रहा था और एक इसका 4 पिक्स मिल रहे थे। और कैसे मिल रहे थे 4 पिक्स, 5 हाइड्रोजन का, फिर 2 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का, इस इंटेंसिटी के साथ मिल रहा था। सॉल्व करना है इसको या फिर इस आंसर बस क्लियर कर दिया, बाकी सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया है, वहाँ से देख लीजिएगा। आंसर तो यही है, इतना श्योर है। यहाँ पे 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से रिलेटेड देख लिया आपने। फिर स्टार्ट कर देते हैं क्या ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ। तो ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आया होता क्या, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और CO मॉलिक्यूल। बहुत बार पढ़ते हैं हम कि जो CO मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पे, कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे ना बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगानी थी कि देखो इधर ये जो कार्बन है उससे जुड़े हुए अटैच वाले ग्रुप में ही तो डिफरेंस है। तो कार्बन से अटैच जो ग्रुप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। इससे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन उसके साइड मूव करेगा ना। जैसे इसके केसेस में देख लेते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, तो जितना ज़्यादा इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, वैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनते जाएगा।
तो बस वही लगाते नहीं है। अकॉर्डिंग टू इसको कैसे डील करनी है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल ग्रुप है अपनी साइड खींच सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा तो आपका बी में दिख रहा है, ये बी है, ये ए और ये सी। आंसर मैंने रख रखा है, जिनको आंसर चाहिए वो डायरेक्ट आंसर देखो और आगे क्वेश्चन में देख सकते हो। पर देखो यहाँ पे ना आंसर है, सोल्यूशन ये होगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच सकता है, क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड है ना कार्बन पे, और कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ गई उसकी, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, एस करेक्टर बढ़ गया है, तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण से ये इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा, तो ऑक्सीजन से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जाने के कारण से यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे हाई होगी। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स वैल्यू बता दूँ मैं आपको, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे लिख देती हूँ ना वैल्यू को, अप्रॉक्स 20 to 50 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में आता है। इसके बाद अच्छा कौन सा दिख रहा है आपको, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर वाला ग्रुप है, सीधा सीधा दिख रहा है। कार्बन जिससे अटैच जो ग्रुप है वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर वाला ग्रुप है। CH3 ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जानी है, तो ऑप्शन में सबसे लास्ट में इसको कर देना था, फर्स्ट में इसको बी को करना था। तो बस क्या क्या ए आ जाएगा आपका बीच में। इसका जो वैल्यू है वो होता है आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू ए का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू अप्रोक्स कितना रेंज में है, 17 की रेंज में होगा, और इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू बहुत ही कम होता है, 16 अप्रोक्स के रेंज में होगा, ठीक है। फिर आता है आपका एक क्वेश्चन आया था नेचुरल प्रोडक्ट से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछ रहा था क्या, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिक मिल रहा है, कितने पे पिक मिल रहा था, 218 ppm में। तो आपको पता होगा कि जो कार्बन 13 NMR हम जब पढ़ते हैं, कार्बन 13 NMR पढ़ते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है वो किसके कारण होता है, कार्बोनिल ग्रुप। बेसिकली ये जो वैल्यू है वो किसके कारण से आ जाता है आपका, या तो एल्डिहाइड हो अटैच्ड, या फिर क्या होना चाहिए, CO ग्रुप अटैच्ड हो, तो इसके कारण ही आता है हमारा इस रेंज में पिक। अब जो भी ऑप्शन दे रखा था ना उसमें हमको चूज बस देखना था, मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, नाम दे रखा था उसने, नाम से दे रखा था, तो थोड़ा सा टफ लगा ये, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपने देखा होगा जो कैम्फोर उसमें जितना भी दिया था उसमें बस कैम्फोर है, जिसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, आंसर तो कैम्फोर है, नो डाउट है ना, इसको टिक कर लेना। बट यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, और इसी में ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये जो है वो शो करता है कार्बन 13 NMR में कितना रेंज पे, आपका 218 ppm पे ये जो है वो वैल्यू देता है कार्बन 13 NMR में, तो इसका आंसर आ जाता है क्या, कैम्फोर। फिर एक क्वेश्चन था क्या आपका, यहाँ से ना स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, रिलेशन बताना था किसमें, HANHB में। तो ये क्वेश्चंस में आपने करना था कि आप एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, होमोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में था। तो उसका आंसर है क्या, डिस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। ये जो प्रोटॉन है वो कैसा है, डिस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन अभी मैं दे रही हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये ना दिख तो रहा है कैसा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एक्चुअली ना ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस है वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो आप, तो ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक पैटर्न, जिसको इनऑर्गेनिक भी अच्छे से आता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इनऑर्गेनिक का, तो वहाँ से भी ये बन रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन देखते हैं उसको छोड़ दो, बड़ा क्वेश्चन है करके, उसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, और ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको डील करने टाइम में करना क्या चाहिए, हमें ऑप्शन को देखना चाहिए। ऑप्शन को देखते ही तो 2-3 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाता है कि नहीं ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो इसमें देखना क्या था कि हो क्या रहा है, रिएक्शन हो क्या रहा है। ये बेस के प्रेजेंस में था रिएक्शन। बेस क्या करता है, बेस का काम क्या होता है, बेसिकली बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, राइट। ये बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, बेसिसिटी जो शो करते हैं, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स बची थी। अब ये अटैक कहाँ भी करेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना था क्या, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री, जो कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री से आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, हार्ड है। तो हार्ड है तो हार्ड ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन करता है, तो वो उस साइड पे इंटरेक्शन करेगा जिधर हार्ड साइड होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो ये क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का ज़्यादा अच्छा होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन में आपने देखा है सॉफ्ट ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। तो होता क्या है, ये जो है वो डायरेक्ट अटैक करेगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, सीधे से इस पोजीशन पे अटैक करेगा। पोजीशन पे अटैक करने के बाद ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग बनने के बाद फिर जो भी है यहाँ से ग्रुप निकलेगा और ये डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाएंगे, और CH2 वैसे की वैसे रहेगा। क्लियर है, तो देख के प्रोडक्ट्स में बना सकते थे आप। लेकिन इसकी बात करें तो ये इस पोजीशन पे सीधे अटैक नहीं कर सकता था, मतलब इस वाले कार्बन पे ना डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा,
एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं, 5 नंबरिंग बनानी है। ये डायरेक्ट अटैक करेगा इस कार्बन पे, लेकिन इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट उस हार्ड वाले सेंटर पे नहीं करेगा, वो कोई सॉफ्ट सेंटर ढूंढेगा। तो सॉफ्ट सेंटर कौन सा दिख रहा था, ये वाला। तो यहाँ से करके फिर ये इधर चेंज होके इसका जो प्रोडक्ट बनना था उसमें ये, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो ये वैसे के वैसे रहना था। अटैक यहाँ पे होना था, नाइट्रोजन वाले केस में अटैक यहाँ पे होना था, और ये वैसे के वैसे रहना था। तो वैसे प्रोडक्ट में देख के ना जज हो जा रहा था कि इसका आंसर ये आने वाला है। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लो। फिर था स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, जो कि बिल्कुल जीओसी से था, तो ये तो आपने सबने कर लिखा होगा। वेरी गुड, सबका आंसर राइट भी होगा। फिर बस इसका देख लेते हैं कि क्या आएगा बेसिक आंसर। तो ये आता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। क्या क्या है, कार्बोकेटायन इसमें दे रखा था ये। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन आपको पता है कंजुगेशन में है, और एलाइलिक कार्बोकेटायन जो है रेजोनेंस में होता है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सी है, आंसर सी इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। उसके बाद देखनी थी कार्बोकेटायन में हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हो या अल्फा हाइड्रोजन से देख सकते हो। बाकी तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर कम है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज़्यादा है। ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्यों होल्ड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज को तो होल्ड नहीं करेगा, राइट। दूसरी चीज़ अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते थे, इस कार्बोकेटायन के पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका जो 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्टेबल क्या है, बी है, और इसके बाद स्टेबल है आपका ए, CB A इज द आंसर। अब बात करते हैं वाली क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किस में फास्टर होगा, मतलब इसका ऑर्डर पूछ लिया गया था। और इसमें देखें तो सबसे पहले तो सब में डिकार्बोक्सिलेशन करानी है, निकाल दिया। निकालने के बाद बनेगा क्या, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज। अब हमें देखना क्या है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा फास्टर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबल जो कार्बोकेटायन है या एनायन है वो है आपका बी में, फिर ए में, फिर सी में। तो इसका जो आंसर है वो आ जाना है क्या, बी ए, उसके बाद सी। इसमें बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना है, इस क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेरिसाइक्लिक क्वेश्चन है, देखना थोड़ा सा या जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर पता चल गया कि वो पेरिसाइक्लिक का है तो फिर इजली बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था पेरिसाइक्लिक का, कैसे पता चला, ये तो लुईस एसिड दे रखा था, साथ ही इसने हीट भी दे रखा था, और उसके बाद ये वाला ग्रुप था ना, ये हमसे एलिमिनेट हो जाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करते हैं। तो ये कहाँ, कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका नाज़ारो साइक्लो एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, अभी सिस्टम को देखनी है ना, इसका प्रोडक्ट तो बन जाएगा क्या, इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे ऐसे, सीधे पहले प्रोडक्ट ही बना देती हूँ मैं। की अब तो रिएक्शन यही होगा, और यहाँ पे जो मेन है वो है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, कैसे होंगे। तो इसमें रिएक्शन होगा, ऐसा। उसके बाद ये रिएक्शन है क्या, नाज़ारो साइक्लिक रिएक्शन। साथ ही इसमें सिस्टम कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और वो हीट के प्रेजेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो कैसा होता है, कौन रोटेटरी। तो कौन रोटेटरी करो, आपको पता चल जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आएगी, इसकी ट्रांस में आएगी। तो ये है उसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन था बहुत छोटा सा और बेसिक क्वेश्चन थे, क्या बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि बेंजीन जो होता है उसमें कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर तो होता नहीं है, तो 2 बॉन्ड है ऐसा तो नहीं बोल सकते, या 2 बॉन्ड, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है, इससे भी पता चल जाता है। और एक ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी पता चल जाता है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 1.5। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, पेरिसाइक्लिक्स का ही एक क्वेश्चन और है, होगा कैसा, पेरिसाइक्लिक नहीं सॉरी, ये अपना एपॉक्साइडेशन वाला रिएक्शन है, कहीं भी पढ़ते हो आप ऑर्गेनिक का, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको, सबसे पहले ये H+ है, H+ मतलब एसिड है तो H+ डोनर होगा, तो H+ डोनेट करेगा। यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिख लिया ना, तो आंसर ये आएगा, ये श्योर है, बस को सॉल्व करा रही हूँ कि कैसे आएगा वो आंसर। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन डोनेट कर देगा, प्रोटॉन डोनेट किया, यहाँ पे आ गया H, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होने के बाद अब क्या होगा, एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगी। एपॉक्साइड रिंग इधर से ओपन करो या इधर से, आपको पता है यहाँ से ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में है। तो ओपनिंग हमें इस साइड से करनी है, ओपनिंग कर दिया। ओपनिंग करने के बाद अब जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनता है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इतना क्लियर है। अब होगा क्या, यहाँ से रेजोनेंस, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गया है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, 1,6 हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन।
1,6 में हाइड्राइड जाके जुड़ेगा, हाइड्राइड आयन है ना, H नेगेटिव यहाँ से निकल के। तो होगा क्या, नंबरिंग करो, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ अटैक करेगा। यहाँ जैसे वो हाइड्रोजन आया तो होगा क्या, बना लो इसको, ये ऐसा है ना, अभी पॉइंट इसमें आ गए हैं, मैंने शिफ्ट करा दिया है यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद ये हो गया आपका OH, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज, जस्ट वेट ना, यहाँ से हाइड्रोजन इधर आया, ये क्या है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था, तो यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली फिर आफ्टर रिएक्शन कराओ, ये हो जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, मतलब एक प्रोटॉन तो आपको निकालनी है ना, तो ये प्रोटॉन तो चला जाएगा सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ से हमने लिया था, तो प्रोटॉन चला जाएगा H+ के फॉर्म में, बाकी अपना इलेक्ट्रॉन्स डाल के बना लेगा फुल प्रोडक्ट। तो ये था इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर एक क्वेश्चन था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये भी जियोसिस से रिलेटेड थे। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो ये अलाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी में डाल देना था आपको C को, क्योंकि वहीं पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और अलाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है बाकी के कंपेरिजन में। इन दोनों में चेक करना था, तो इनमें की चेक करने से क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज को। तो ये तो अनस्टेबल हो गया, और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो सेकेंड में स्टेबिलिटी B की है, फिर A की। एक ऐसा चेक कर सकते हैं, दूसरा आप ना अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर सकते हो। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 2, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी मुझे पता चलता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, B ना A। फिजिकल का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप बाद में करिएगा। इसका ना जल्दी जल्दी से आंसर ही देख लेते हैं, ठीक है। एक था आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, करेक्टर टेबल, मतलब पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। करेक्टर टेबल किसका करेक्टर टेबल से आया था, BCl3 का। BCl3 का करेक्ट पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H। तो D3H का उसने क्या किया था, करेक्टर टेबल दे रखा था। फिर उसने क्वेश्चन किया था कि IR स्पेक्ट्रा जो है वो इतना है, और जो रमन स्पेक्ट्रा उसकी वैल्यू इतना सेंटीमीटर इनवर्स है। फिर उसने बोला था कि आप मुझे बताओ, ये था क्वेश्चन ना, कि A1 जो है, इसने यहाँ पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिख के खुद ही दे दिया था। पहले हमने यही निकालना सीखते थे, तो मुल्कन सिंबल निकालना ये सब तो सीखा है हमने। थोड़ा नया पैटर्न में बना के दिया है क्वेश्चन को, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे करना क्या है कि इसने पूछा था कि इसका क्या होगा वैल्यू, है ना, इसका जो स्ट्रेटिफिक मतलब जो भी वैल्यू है वो कितना होगा, मतलब रमन में होगा किस में। तो हमें चेक ये करना था कि वो किस में शो कर रहा है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब हम करेक्टर टेबल देखते हैं, तो करेक्टर टेबल जब देखते हैं हम, तो उसमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो ये क्या होते हैं, ओनली रमन वाले होते हैं। अगर ऐसा होता है XYZ तो वो क्या होता है, ओनली IR वाले होते हैं। तो जब करेक्टर टेबल आप देखे होगे, मुझे करेक्टर टेबल तो याद ही है ना कैसा दिया था, तो आप देख लो D3H का है ये। करेक्टर टेबल सामने रखो तो क्लियर हो जाएगा। तो उसको जब मैंने देखा था तो उस पर दिखा था क्या कि मेरा जो ये A है, राइट, क्या A1 डैश जो है वो ओनली क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था ओनली रमन एक्टिव ही था, ये सिर्फ रमन एक्टिव था। तो इसमें देखो रमन एक्टिव ये तीनों में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा तो इतना में दिया ना वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखा है इसने रमन फ्रीक्वेंसी का। तो ये होगा या फिर ये होगा, इतना चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ रमन शो कर रहा था। अब उसके बाद मैंने देखा कि सेकेंड वाला को देखते हैं ना, A2 वाला। तो A2 वाला जो होता है IR स्पेक्ट्रा जो शो कर रहे थे, IR शो कर रहा था ये। तो अगर ये IR शो कर रहा था तो A2 जो है वो IR शो कर रहा था, तो इसका सिर्फ IR वाले होगा IR वाला। सबसे ज़्यादा क्लू मिल रहा था हमको, हिंट्स मिल रहा था ये सेंटर वाले का। ये जो है 2E1 है, दोनों ही शो कर रहे थे, IR भी और रमन भी। तो क्योंकि दोनों शो कर रहा था तो दोनों वैल्यू रिपीटेड किस में है, इसमें है, दोनों वैल्यू रिपीटेड, तो ये तो इसकी हो जाएगी। तो बचा क्या, एक। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर हो जाएगा क्या, 471। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और आंसर आ जाएगा 471। क्यों, क्योंकि A1 वाले डैश वाले जो मुल्कन सिंबल है वो सिर्फ रमन एक्टिव था, और रमन एक्टिव था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो निकल के आएगी। कोई कैलकुलेशन नहीं था, ओनली ट्रिकी क्वेश्चन था।
ये टाइम तो थोड़ा सा लेता लेकिन बन जाता। ठीक, फिर एक क्वेश्चन था ना मैट्रिक्स निकालो, ये भी पॉइंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा था। मैट्रिक्स निकालने बोला था किसका, S32 का, इसका नहीं बोला था। अब होता क्या है, S3 जो 2 होता है, S32 मतलब S3 क्या होता है, C3 इंटू सिग्मा, यही होता है ना। और दोनों का इसने करेक्टर टेबल बना रखा था, तो हमें करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था, ओनली मल्टीप्लाई करना था, उनके मैट्रिक्स को सॉल्व करनी थी। मैट्रिक्स को सॉल्व करके जब मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर निकल रहा था क्या, 0। तो इसका ये जो क्वेश्चन था जो कि पॉइंट ग्रुप से आया होता, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 0। फिर क्वेश्चन था पार्टिकल इन ए रिंग पर्टर्बेशन से था, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पर्टर्बेशन थ्योरी हम पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। उसने बोला था कि पर्टर्ब पार्ट उसने बना के दे दिया था, ये है। अब पर्टर्ब पार्ट जब आप लिखते हो तो लिखते कैसे हो, इनफिनाइट लिखते हो। हम क्या करते हैं, दो फंक्शन के बीच में पर्टर्ब पार्ट को रखते हैं डेल्टो, ये होता है, ये पर्टर्ब पार्ट है, तो यहाँ पे उसने रखा। जब आप इसको रखते हैं ना, जो भी उसका फंक्शन है उसमें जब आप रखते हैं तो रखने के बाद जो वैल्यू आ रही थी वो है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर लंबे वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, सोल्यूशन सबका बाद में करा दूंगी। आंसर देखते जाओ कि इस वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। फिर एक क्वेश्चन था क्या, BCC से रिलेटेड, BCC से रिलेटेड पूछा गया था कि उसमें सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कौन सा वाला वैल्यू शो करेगा, दिया तो 3 वैल्यू था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था उसमें बस एक ही चीज़ याद रखना था कि जो BCC है वो उसका रिफ्लेक्शन पैटर्न क्या है। तो BCC तभी रिफ्लेक्शन शो करता है जब कोई भी वैल्यू जो दिया है उसको ऐड करने पर इवन हो, मतलब यहाँ पे क्या लगाना था आपको, HKL सबको पॉजिटिव ना स्क्वायर का, ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन होने पर ही पढ़ते हैं हम, रिफ्लेक्शन फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, सबका पैटर्न पढ़ते हैं। SSC जो है वो सब में रिफ्लेक्शन शो करता है 7 के को छोड़ के, बाकी जो तो है FCC तो ऑड होना चाहिए सारी वैल्यू, या सारे इवन होना चाहिए। और BCC में क्या बोलते हैं, जो प्लस कर लें तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होनी, इवन होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें उसको प्लस करने से वैल्यू क्या आ रही थी, इवन आ रहा था, वो था क्या 200 वाला ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा था कि हम इसको ना ऑप्शन से जा सकते थे, ऑप्शन में चेक करते हैं, बाकी सब में तो था नहीं इवन वाला, तो बस ये था। तो इसका आंसर जिसमें 200 वाला है वही आएगा, बाकी और भी थे वैल्यू जो मुझे याद नहीं है सही से। फिर क्वेश्चन था एक पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड, पॉलीमराइजेशन रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, उसने रेट कांस्टेंट दे रखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा था, टाइम दे रखा था, फॉर्मूला में पुटअप करना था, आंसर सीधे से निकल रहा था। इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया था तो उसका आंसर आ रहा था 55। तो ये थे आपके फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। फिजिकल के रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल और थोड़ा ट्रिकी था, बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, है ना, कैलकुलेशन जल्दी हो जा रहा था। फिर क्या था आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसमें पूछ रहा था एनर्जी सेपरेशन ऑफ द कार्बन 12 एंड कार्बन ऑक्सीजन 16 का दे रखा था उन्होंने, एनर्जी लेवल दे रखा था, वैल्यू दे रखी थी किसकी, बीटा के, ऐसा दे रखा था उन्होंने। और फिर आंसर कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि C13 का म्यू क्या होगा, एक्चुअली रिड्यूस्ड मास क्या होगा, ऐसा था क्वेश्चन, सही से पता नहीं है मुझे। अब जब आएगा ना तब देख लेना, जो सॉल्व किया उसको याद होगा, राइट। इसमें ना कहीं भी अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो सिर्फ एक ही जगह क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअली बीटा का वैल्यू नहीं है। आपने ज़्यादातर ऐसे ब्रेन में ना, हम बहुत जल्दी में क्वेश्चन करते हैं एग्जाम टाइम में, थोड़ा सा ब्रेन डिस्टर्ब रहता है हमारा ना, तो इस कंडीशन में हमें लगता है कि ये बीटा का वैल्यू है, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जब हम एनर्जी सेपरेशंस की बात करते हैं तो एनर्जी सेपरेशंस में एकदम बेसिक वाला ना, कितना का हो रहता है सेपरेशन, कितना का होता है, 2 बीटा का। तो कभी कभी ना ऐसे लगता है कि ये इसी की वैल्यू है, 2 बीटा की ही वैल्यू है, पर यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, एनर्जी लेवल 3 से लेकर के 9 तक का दे रखा था। अब यहाँ पे जगह नहीं है, बना लो, चलो मैं यहाँ से फिर बनाती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 का दे रखा था। आंसर लिख लो पहले, आंसर यही आएगा, अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा इसका आंसर। अभी कहते हैं ऐसे 9 तक दे रखा था, तो एक्चुअल में यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से इतना का क्या है 2b, इसका भी 2b करते करते कर गए, तो ये टोटल क्या हो जाता है 12b, और 12 बीटा जो है उसकी वैल्यू थी क्या 24 सेंटीमीटर इनवर्स था इतना। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो बस बीटा की वैल्यू 2 थी। और आपको पता है ये इन्वर्सली का रिलेशन होता है रिड्यूस्ड मास के साथ, करके इसका आंसर निकालनी थी, तो आंसर आ जाता क्या है अप्रॉक्स 1.9। फिर क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, क्वांटम की 2D स्क्वायर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2D स्क्वायर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें 3 नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी क्या होगा ये पूछ रखा था। अब देखो इसके अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, किसकी 2D स्क्वायर बॉक्स की ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट में कॉम्बिनेशन क्या होता है 1 1 का ही होता है, होगा 1 1 का, 1 1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h² अपॉन
एटम एल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, नॉन इंटरेक्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक तो ये होगा और एक जस्ट अपर वाले में होगा, किसमें 2 1 वाले में होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स था, अपना मेन हमारा निकल रहा था ये, तो वहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाना है क्या, ये 9h स्क्वायर अपॉन एटम एल स्क्वायर। उसने यूनिट तो दे रखा था, तो क्वेश्चन में दे रखा था 9 8 2 ऐसा समथिंग कोई भी ऑप्शन था, तो उसका आंसर आना था क्या 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन था क्या, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ D3, ये इनऑर्गेनिक का है, उधर मिस हो गया था, मैं यहाँ पे करा देती हूँ। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा है, ग्राउंड स्टेट टर्म, पहले तो टर्म सिंबल ही निकाल लेते हैं छोटा सा। तो टर्म सिंबल जब इसका निकालते हैं तो आता क्या है हमारे पास, कैसे निकालते हो टर्म सिंबल, कर लिया ना। अब ग्राउंड स्टेट पूछा है, मतलब जो मेन है हमारा ये यहाँ पे रहेगा, फिर एक यहाँ पे रहेगा और ये ऐसे पोजीशन में लगाते हैं, टर्म सिंबल इसी फॉर्म में बनाते हैं। अब क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट मतलब ये जो मेन वाला है बीच वाला वो तो हाई ही होना चाहिए, तो वैसे रखते चाहिए आप। कैसे, D3 है तो कैसे रख दूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स को, 2 and 3 रख सकते हैं, या फिर हमने ना ऐसे रख देना है 0 +1 and +2, तो यहाँ से तो आ गया क्या 3 मतलब कि F। और वैसे भी मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको ट्रिक बताया कि D3 है तो उसका 4F तो होगा ही होगा, तो यहाँ तक तो आई होप सबने कर लिया होगा 4F तक। अब दिक्कत कहाँ आई होगी, J वैल्यू में, J वैल्यू में आया होगा। J वैल्यू निकालते कैसे है, L + S से होके L - S, ये करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितना थी, 3 था, और S कितना आ रहा है, S आ रहा होगा आपका 3/2। तो यहाँ से ना एक तो 9/2 वाले आ रहे थे और एक 3/2 वाला आ रहा था। तो अब J में टेंशन होता है कि हम किसको लें, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में किसको लें। तो एक ट्रिक है इसका भी, मतलब एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि अगर हाफ फील्ड से कम है D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड से कम है, D में कितने होते हैं हाफ फील्ड 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये कम है तो कम है तो J वैल्यू कम वाला लगा लो, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या 4F 3/2। J वैल्यू कम वाले J वैल्यू को मैंने लिया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में। फिर था एक लैंगम्योर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने थीटा की वैल्यू दे रखी थी और अलग अलग पास्कल में पूछ रहा था, 1 पास्कल में कितना होगा और 3 में कितना होगा। तो इसका आंसर था, इसका आंसर कैलकुलेशन जब करोगे ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ रख रखा है, इस फॉर्मूला में पुटअप करो, पुटअप करने के बाद आंसर आ जाना है कितना 0.75, ये इसका आंसर होगा। फिर थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, वंडरवॉल्स गैस के लिए, नॉट आइडियल गैस ना, उसमें देखना उसने लिखा था क्वेश्चन में कि वंडरवॉल्स गैस जो होता है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो वैल्यू है फॉर द वंडरवॉल्स गैस, कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही रख लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ना बहुत बार बार रिपीटेड होते हैं। थर्मोडाइनमिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट याद रख लो अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे वैसे भी टाइम नहीं होता। तो इसका जो वैल्यू है वो सीधे सीधे मैंने यहाँ लिख रखा है, ये कितना होता है फॉर वंडरवॉल्स गैस A/V²। फिर एक क्वेश्चन था, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं कितना 200 केल्विन से लेके 300 तक, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आरएनएस इक्वेशन लगाएंगे, ऑब्वियस लगाएंगे ना। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, K = A e⁻⁻ अब है ना लॉग पुट करोगे, लॉग पुट करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आने के बाद आपने दोनों टेम्परेचर को रख देनी है और K का वैल्यू उसने दे रखा है। जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है क्या 3.5, तो ये इसका आंसर है। 40 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा लिया है और इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें लगभग 15 to 20 क्वेश्चन उसमें भी करा दिया है। तो आपके टोटल 60 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं ना। मैं नहीं बोलती कि 100% मेरा आंसर राइट है, पर फिर भी 80% तो राइट होगा ही होगा। तो एक बार देखो और सॉल्व करो, अभी सोल्यूशन रख लो। जिसके पेपर अच्छे गए हैं उसको तो बहुत बढ़िया LS and JRF क्लियर हो जाएगा, बट अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था तो फर्स्ट अटैम्प्ट में डेफिनेटली नहीं निकलता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए थे ना वो थोड़े हाई लेवल थे और फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं, तो बेसिक्स एक तो था नहीं क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट था तो कोई टेंशन नहीं है, सेकेंड अटैम्प्ट की तैयारी करो, अब सेकेंड फिर से होने वाला है तो उसकी तैयारी करने में स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो रहा है अपने माइनस पॉइंट ढूंढो और फिर स्टार्ट कर दो। अभी मेरे वीडियो जो है वो कंटिन्यू आते रहेंगे, सारे टॉपिक्स पे बनाऊंगी मैं, पूरा CSIR नेट का सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। आगे जितने भी वीडियो बनेंगे सारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर्स में भी सारे कंटेंट्स रहेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर सारे सॉल्यूशन और सारे चैप्टर्स जो है वो एंजॉय करना है, ठीक है।